नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको सुबह की बड़ी खबरें। आज शाम में लखनऊ में होगी बड़ी बैठक। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर ये बैठक आयोजित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम लखनऊ में बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बैठक बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर यह बैठक आयोजित की गई है। बता दें आपको कि सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य होंगे शामिल, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी होंगे शामिल। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बनेगी रणनीति। आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर होगी ये बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई है। इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। साथ ही बता दें आपको कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में 2027 के चुनाव भी नजदीक हैं, जिसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं होना संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह बैठक रखी गई है। और बता दें आपको कि हाल ही में दिल्ली में भी एक साल पूरा हुआ था भाजपा सरकार को, जिसके बाद रिपोर्ट कार्ड रखा गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। अब बता दें आपको कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, इस पर भी एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह बैठक होगी। बता दें आपको कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर के ये बैठक रखी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की राजधानी की राजनीति में जो भाजपा में शामिल हैं, वो तमाम बड़े चेहरे आपको इस बैठक में नजर आएंगे। राजधानी लखनऊ में नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये एक बड़ी बैठक मानी जा सकती है, ना सिर्फ 2027 के चुनाव की रणनीति के लिए, बल्कि जो कार्यक्रम भी भाजपा अपने लिहाज से करने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। जी, जिस तरह से आप लगातार देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई राज्यों में तिरंगा यात्रा निकली, बतौर ये बताया जा रहा है कि ये भारत का एक सफल ऑपरेशन। तो इसके बाद 11 साल पूरे होने के बाद और हर राज्यों में, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और तमाम जहां पे डबल इंजन की सरकार है, वहां पे 11 साल पूरे होने पर एक बैठक बैठाई जाएगी और तमाम इस यहाँ मुद्दों पे बात होगी और हर बूथ को मजबूत करने की बात होगी। और क्योंकि अब यूपी के अंदर 2027 में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है, तो कई महत्वपूर्ण बैठकें मानी जाएंगी, क्योंकि 2027 को लेकर भी रणनीति बन सकती है। उसके बाद केंद्र में जिस तरह से मोदी सरकार ने लगातार काम किया, घर घर तक विकास पहुंचाया, चाहे जल की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, तमाम इस तरह से परियोजनाएं चलाई गई मोदी सरकार द्वारा। और इसको सरकार, यूपी की सरकार ये करेगी कि जनता तक, आम जनता तक पहुंचा जाए, और ताकि लोगों को पता चल सके कि मोदी सरकार ने 11 सालों में क्या किया देश के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब जिस तरह से आप देखिए, चाहे इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, मोदी जी की 11 साल पूरे होने के बाद कहीं ना कहीं बिहार में भी लगातार रोड शो हुए और तमाम तरह की जनसभा हुई। तो इस तरह से इसको जहां जहां जिस प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पे, तो एक ये बहुत बड़ी मीटिंग मानी जाएगी। और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे ब्रजेश पाठक है, चाहे दिनेश सिंह है और चाहे योगी आदित्यनाथ है, तो तमाम तरह के कैबिनेट की बैठक हुई और प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। अभिषेक, आपने तिरंगा यात्रा की बात की, सेना के शौर्य के सम्मान की बात की है आपने, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक अहम इस तीसरे कार्यकाल में अगर बात की जाए, बीजेपी के तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की अगर बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त का सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है, जो विपक्ष ने भी लपकने की कोशिश की और भाजपा ने सेना के सम्मान की बात की। चाहे तिरंगा यात्रा की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से भी सेना के सम्मान में यात्राएं निकाली गई। किस तरीके से देखते हैं ये 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भाजपा के केंद्र सरकार में?
जी, जिस तरह से आप इसको कोई नकार नहीं सकता, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं और देश विदेश में लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, कि जाहिर सी बात है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद तिरंगा यात्रा पे जोर दिया गया, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि हमारे जो सैन्य शक्तियां थी किस तरह से पाकिस्तान को पूरा घुटनों पे लाके खड़ा कर दी। तो इस तमाम तरीके के जितने भी इस तरह से ऑपरेशन होते हैं या किसी भी तरह से बैठके जो इस तरह से चीजें होती, तो ये जाहिर सी बात है देश के अंदर देखना चाहिए और जनता को, देश की जनता को पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति सैन्य ताकतों में मजबूत है और फिर हर स्थिति में यशस्वी मजबूत है। और अगर हम बात करेंगे आज की बैठक को लेकर, तो आज की बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो गए और 11 साल कम नहीं होते, क्योंकि आप मानिए भारत बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है और वहां पे आप लगातार 3 टर्म से प्रधानमंत्री बने रहे, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जनता आपको पसंद कर रही है और आपका समीकरण सही चल रहा है जनता के बीच, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है भाजपा को। जी अभिषेक, जिस तरीके से आपने कहा कि 11 साल पूरा हो गया है, इस वक्त बिहार की राजनीति भी जो सरगर्मियां हैं वो अपने आप में तेज हो चुकी हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव है। आने वाले वक्त में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ राजनीति का रुख मुड़ेगा, यहां भी चुनाव होने वाले। ये बैठक अपने आप में कितनी अहम है, क्योंकि आपने शुरू में भी कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां भी है वहां इस तरीके की बैठकें की जा रही है, कितना ज्यादा अहम हो जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए? जी, जिस तरह से आप देखिए बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और अगले 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। सरकारें 1-2 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर देती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ी विधानसभा वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे 400 से अधिक विधानसभा की सीटें हैं। और वहीं बिहार की बात करें कि बिहार के अंदर भी देखा जाए जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक छत्र राज किया, उसके बाद आरजेडी, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे चाहे बीजेपी के साथ रहे, लगातार नीतीश का राज रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि बिहार के अंदर बीजेपी एक मजबूत पार्टी बने, क्योंकि अब बीजेपी को ये चाहेगी कि बीजेपी के जैसे वहां के सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री वो बीजेपी के कोर माने जाते हैं, तो उनको लेकर काफी वो है कि क्या अभी मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर नीतीश कुमार एक चेहरा बने हुए बिहार के अंदर। अब बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी में एक बार बिहार में एक बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बने और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, ताकि जिस तरह से चाहे उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने अपने पूरे कब्जे में किया, उसके बाद बिहार को वो कब्जे में करना चाह रही थी, इस तरह से अब जिस 11 साल पूरे होने के बाद यशस्वी जी जिस तरह से अब आप विधानसभा वाले प्रदेशों में जब चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी किस तरह से हर बूथ तक पहुंचेगी, हर गांव-गांव में पहुंचेगी और वहां पे अपना काम दिखाएगी और जनता के बीच अपना वोट लेने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। और जैसा अभिषेक ने कहा कि ये बैठक अहम है और न सिर्फ बैठक बल्कि सरकार को 11 साल पूरे भी हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो गए, इसको लेकर के भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। रुक करते हैं अयोध्या की तरफ। राम जन्मभूमि मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान आज से शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। राम जन्मभूमि मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। मंदिर के प्रथम स्थल पर राम दरबार की स्थापना, राम दरबार सहित 7 अन्य मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा, 7 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बता दें आपको कि 3-4 जून को सुबह 6:30 से 12 घंटे तक अनुष्ठान चलता रहेगा। 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। मुख्य समारोह 5 जून को राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। साथ ही 7 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। बता दें आपको किसके साथ कि आज सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ अनुष्ठान शाम 6:30 बजे तक चलता रहेगा अनुष्ठान। 4 जून को भी दिन भर चलता रहेगा अनुष्ठान। 5 जून को दोपहर 1 बजे तक चलेगा अनुष्ठान। 1:25 से 1:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अन्य उप मंदिरों में विराजित मूर्तियों की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। चंदौली के प्रकांड पंडित जयप्रकाश 101 वैदिक आचार्यों के साथ संपन्न कराएंगे ये प्राण प्रतिष्ठा। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में भी रहेंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से बता रहे हैं आपको। पिछले दिनों ही हमने बताया था आपको कि किस तरीके से प्रशासन ने और खुद मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि जल्द से जल्द प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए और अब तारीख भी घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि 3, 4, 5 जून ये वो तारीख रखी गई है
जब प्राण प्रतिष्ठा कराना तय हुआ है। इसी में बता दें आपको कि राम जन्मभूमि मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू हो गई है। भव्य अनुष्ठान के जरिए आज से शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर के प्रथम स्थल पर राम दरबार की स्थापना की गई। राम दरबार सहित 7 और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही तारीखों का भी ऐलान हुआ था। बता दें आपको कि 3-4 जून को सुबह 6:30 बजे से 12 घंटे तक इस अनुष्ठान को चलाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा भव्य अनुष्ठान आपको अयोध्या के राम जन्मभूमि राम मंदिर में नजर आएगा। करीब 12 घंटे इस अनुष्ठान को किया जाएगा। 3 और 4 जून को सुबह 6:30 बजे से आज से ये शुरू हो चुका है। कल भी और परसों भी अनुष्ठान जारी रहेगा। बता दें आपको कि 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य समारोह में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी कि जो 7 मंदिर हैं उनको उनके साथ साथ 5 जून को जो आखिरी दिन होगा उसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। उसमें राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पांच जून को राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। साथ ही 7 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की स्थापना होगी। आज सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ अनुष्ठान शाम 6:30 बजे तक चलता रहेगा अनुष्ठान। 4 जून को भी दिन भर चलता रहेगा अनुष्ठान। 5 जून को दोपहर 1 बजे तक चलेगा अनुष्ठान। बता दें आपको कि 1:25 से 1:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अन्य उप मंदिरों में विराजित मूर्तियों की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। चंदौली के प्रकांड पंडित जयप्रकाश 101 वैदिक आचार्यों के साथ संपन्न कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। इसके साथ ही बता दें आपको कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 जून को अयोध्या के राम मंदिर में मौजूदगी होगी। बड़ी खबरें दिखा रहे हैं आपको। चलिए रुक करते हैं अब लखनऊ की तरफ। लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक आज। इस वक्त की बड़ी खबर, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। 11 बजे लोक भवन में होगी ये कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में अहम बैठक मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव। पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति प्रस्तावित। एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट भी मिलेगा मंजूरी। 5 कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2.0 का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण का प्रस्ताव। 20% आरक्षण का नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव। आरक्षी नागरिक पुलिस पैक प्रशिक्षण में अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। ODOP योजना का विस्तार कर नए पहलू होंगे शामिल। पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई पहल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में आज अहम बैठक होनी है। आगरा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लापरवाही यानी कि चूक का मामला सामने आया है। लिस्ट में नाम नहीं, फिर भी 3 लोग स्वागत करने पहुंचे। उपराष्ट्रपति कार्यालय में मांगी जानकारी। जिला प्रशासन ने एयरफोर्स से मांगी जानकारी। 1 जून को माता अहिल्या बाई होलकर की शताब्दी समारोह में पत्नी सहित शामिल होने के लिए पहुंचे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़।
लिस्ट में शामिल ना होने पर भी संजय अरोड़ा, रोहित कत्याल और सोनू कक्कड़ ने एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया तक पहुंच उपराष्ट्रपति का किया स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी 3 लोग स्वागत करने पहुंच गए, जिसके बाद अब जिला प्रशासन से जवाब तलब किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने एयरफोर्स से जवाब मांगा है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां उपराष्ट्रपति के सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जहां पर लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद 3 लोग स्वागत करने पहुंच गए, जिसके बाद अब जवाब तलब हो रहे हैं तमाम प्रशासन के लोग और प्रशासन जवाब तलब कर रहा है एयरफोर्स को। इस वक्त ये बड़ी खबर, तमाम पहलुओं पर सवाल जवाब हो रहे हैं प्रशासन से कि आखिर कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि माता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी के आयोजन में पत्नी सहित शामिल होने के लिए पहुंचे थे उपराष्ट्रपति। लिस्ट में शामिल ना होने पर भी संजय अरोड़ा, रोहित कत्याल और सोनू कक्कड़ ने एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया तक पहुंचे उपराष्ट्रपति का स्वागत किया, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जब उपराष्ट्रपति की ही सुरक्षा में चूक का मामला सामने आ रहा है तो फिर आम जनता किस तरीके से सुरक्षित है। इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लापरवाही सामने आई है। लिस्ट में नाम नहीं था, फिर भी 3 लोग स्वागत करने पहुंच गए। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने अब जवाब तलब किया है प्रशासन को, जिला प्रशासन को, और जिला प्रशासन ने एयरफोर्स से जानकारी मांगी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी इस समारोह में शामिल थी। बता दें आपको कि माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी के आयोजन में पहुंचे थे उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी, जहां पर इस चूक का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद है। जेपी सिंह, जिस तरीके से ये उपराष्ट्रपति के सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, कितनी बड़ी लापरवाही ना सिर्फ एयरफोर्स की बल्कि जिला प्रशासन की भी। जेपी जी आपकी आवाज आ रही है मुझे? आगरा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लापरवाही, लिस्ट में नाम नहीं था, फिर भी 3 लोग स्वागत करने पहुंच गए। इस वक्त ये बड़ी खबर है, चूक सामने आई है, सुरक्षा में चूक सामने आई है। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी मांगी है जिला प्रशासन ने। हालांकि जिला प्रशासन ने एयरफोर्स को जवाब तलब किया है। उन्होंने एयरफोर्स से जानकारी मांगी है कि आखिर उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। 1 जून को माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी के आयोजन में पत्नी सहित शामिल होने के लिए पहुंचे थे उपराष्ट्रपति, जहां पर यह लापरवाही सामने आई है। लिस्ट में शामिल ना होने पर भी संजय अरोड़ा, रोहित कत्याल और सोनू कक्कड़ नाम के शख्स ने एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया तक पहुंच उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया था उनके द्वारा, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई, कैसे लिस्ट में नाम ना होने के बाद भी कैसे बैरिकेडिंग को पार करके 3 शख्स एयरफोर्स की जो सीमाएं हैं उसको लांघ करके उपराष्ट्रपति तक पहुंचे। ये तमाम सवाल अब पूछा जा रहा है, ना सिर्फ जिला प्रशासन से बल्कि एयरफोर्स से भी। इस वक्त ये बड़ी खबर है, बता दें आपको कि उपराष्ट्रपति कार्यालय ने जवाब मांगा है कि जवाब दीजिए कि आखिर ये 3 शख्स कैसे बैरिकेडिंग और सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हुए उपराष्ट्रपति के पास पहुंचे, उनका स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें आपको कि लिस्ट में उन 3 शख्स का नाम नहीं शामिल था स्वागत के लिए, उसके बाद भी 3 शख्स वहां पहुंचे, स्वागत किया, जिसके बाद अब जवाब तलब हो रहे हैं जिला प्रशासन और एयरफोर्स की टीम। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आगरा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है, सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। लिस्ट में नहीं था नाम, फिर भी 3 लोग स्वागत करने पहुंच गए, जिसके बाद अब उपराष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी मांगी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला प्रशासन ने एयरफोर्स से जवाब मांगा है और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कि आखिर जानकारी दीजिए कि इस तरीके की सुरक्षा में चूक का मामला सामने कैसे आया, लापरवाही यानी कि लूप होल्स कहां है। एयरफोर्स की सुरक्षा घेरे से को पार करते करते कैसे उपराष्ट्रपति तक कोई 3 शख्स पहुंच जाते हैं जिनका नाम तक स्वागत लिस्ट में नहीं था। इसके साथ ही आपको बता दें कि माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी के आयोजन में पत्नी सहित शामिल होने के लिए पहुंचे थे उपराष्ट्रपति। लिस्ट में शामिल ना होने पर भी संजय अरोड़ा, रोहित कत्याल और सोनू कक्कड़ ने एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया तक पहुंच उपराष्ट्रपति का स्वागत किया था, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके की चूक कैसे हुई, कहां पर एयरफोर्स के जो अधिकारी थे, एयरफोर्स के जो लोग थे वो कहां पर मौजूद थे, कैसे कि उन लोगों ने नहीं देखा कि जिनके नाम नहीं है वो सुरक्षा घेरे को पार करके उपराष्ट्रपति तक पहुंच रहे हैं। ये तमाम यानी कि अप्रूवल और साथ ही सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन तीनों को चेक क्यों नहीं किया गया। बता दें आपको कि एयरफोर्स में जगह जगह पर लोग तैनात होते हैं जहाँ जिनकी सुरक्षा घेरे से आपको होकर के गुजरना होता है, तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनको क्यों नहीं चेक किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जेपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह, जिस तरीके से ये सुरक्षा में चूक का मामला उपराष्ट्रपति के सामने आया है, कितना अपने आप में ही बड़े सवाल भी खड़े करता है कि एयरफोर्स और जिला प्रशासन पर भी कि कैसे उनके सुरक्षा घेरे को 3 लोग क्रॉस करते हैं और उपराष्ट्रपति तक जा पहुंचते हैं। लाखों करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी कार्यक्रम प्रत्येक जिले में और प्रत्येक ब्लॉकों में किया जा रहा है, उसी को लेकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगरा में प्रायोजित कार्यक्रम में सभी होने के लिए आए हुए थे, जिसमें एयरपोर्ट पर कुछ जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनके द्वारा स्वागत किया जाना था। वो लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर की और जो एजेंसी थी उसके द्वारा अनुमोदित लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन उस अनुमोदित लिस्ट के परे जाकर कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जो बैरिकेडिंग थी, वो घेरा था, सुरक्षा घेरा था, उसको पार करके जो इलेक्ट्रॉनिक एरिया थी, जो टेक्निकल एरिया थी, उसमें घुसकर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। तो ये कहीं न कहीं ये आगरा की सुरक्षा व्यवस्था की स्थानीय अधिकारियों की बड़ी चीज बताई जा रही है। इसको लेकर हालांकि पीएमओ और राष्ट्रपति भवन से सूचना मांगी गई है कि आखिर ये लोग कौन थे और इस सुरक्षा में कैसे चीज की गई। जी, क्या इन तीनों लोगों के बारे में कुछ जानकारी सामने आ पाई है? क्या इनसे कुछ पूछताछ हुई है कि आखिर ये सुरक्षा घेरा तोड़ करके उपराष्ट्रपति तक कैसे पहुंचे? क्या राजनीति के फील्ड से ये लोग ताल्लुक रखते हैं? क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ पाई है? मैं आज की खबर के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आजकल माला डालने की और स्वागत करने की और फोटो खिंचाने और सेल्फी खिंचाने की होड़ की लगी रहती है, इसी के परिपेक्ष में जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे आगरा के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां पर टेक्निकल एरिया में आयोजित जो लिस्ट थी उसमें से अलग जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता थे वो उस बैरिकेडिंग को पार करके उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए उस एरिया को क्रॉस कर जाते हैं और अपना फोटो खिंचा लेते हैं। फोटो खिंचाने के दौरान जो चीजें होती हैं वो उस फोटो को अपनी सेल्फी अपने स्टेटस पर लगा लेते हैं। ये चीजें वायरल हो जाती है। वायरल होते ही इस बात का संज्ञान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तमाम जो न्यूज संगठन है, न्यूज प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा तथाकथित अधिकारी उस चीज का संज्ञान लेते हैं और ये वायरल इतनी होती है कि पीएमओ के अलावा राष्ट्रपति भवन तक इस सुरक्षा की जानकारी हो जाती है।
हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को ट्रैक कर लिया है। अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि हालांकि जो सुरक्षा एजेंसी थी उनकी जीत हुई है। जो आगरा के जो जिलाधिकारी है रविंद्र मल्लप्पा, उनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो सुरक्षा एजेंसी थी उससे भी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो आगरा के प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो इसमें क्या स्पष्टता उन्होंने जाहिर की है कि आखिर चेकिंग क्यों नहीं किया गया या चेकिंग से वो लोग कैसे निकले, उनके तरफ से क्या जवाब आया है? स्थानीय प्रशासन और एयरपोर्ट के प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ का टेक्निकल एरिया में स्वागत करना था, तो जो बड़े नेता थे उनके साथ एक दो नेता वहां पर उस टेक्निकल एरिया में स्वागत करने के लिए पहुंच गए थे। क्योंकि बड़े नेताओं के साथ प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ये कहीं न कहीं ये एयरपोर्ट के प्रशासन की जो जिम्मेदार एजेंसियां है उनकी और स्थानीय प्रशासन की जो चूक हुई है उसको लेकर जिलाधिकारी और एयरपोर्ट जो एजेंसी है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया जेपी सिंह, हमारे संवाददाता, आप हमसे जुड़े थे तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। लूप होल्स तलाशे जा रहे हैं कि आखिर बिना चेकिंग के कैसे 3 शख्स उपराष्ट्रपति तक पहुंचे और उनका स्वागत किया। रुक करते हैं कांग्रेस की तरफ। जी हां, कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की भोपाल यात्रा आज। राहुल गांधी की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के भोपाल में राहुल गांधी का आगमन हो रहा है आज। इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस। 1200 पुलिसकर्मी संभालेंगे कमान। संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। भोपाल में कई बैठकों में लेंगे राहुल गांधी हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा सरकार के गढ़ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राहुल गांधी का आगमन हो रहा है आज। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस। करीब 1200 पुलिसकर्मी संभालेंगे राहुल गांधी की सुरक्षा की कमान। संगठन सृजन अभियान की शुरुआत आज राहुल गांधी भोपाल से करने वाले हैं। बता दें आपको कि भोपाल में कई बैठकों में हिस्सा भी लेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा बता रहे थे आपको कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार स्टेट्स में, राज्यों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में उनका पहुंचना हुआ था और अब भोपाल में पहुंचे हैं राहुल गांधी, जहां पर 1200 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी आज भोपाल से। भोपाल में कई बैठकें होंगी जिसका हिस्सा खुद राहुल गांधी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल में आज राहुल गांधी का पहुंचना हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां राहुल गांधी की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी। करीब 1200 पुलिसकर्मी आज राहुल गांधी की सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। इसके पहले वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और अब मध्य प्रदेश के भोपाल में राहुल गांधी का आगमन हो चुका है, जहां पर वो कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। कई अहम तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। और बता दें आपको कि संगठन सृजन अभियान की शुरुआत भी आज भोपाल से राहुल गांधी करने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, भोपाल में कई बैठकों में हिस्सा लेंगे, अहम चर्चा हो सकती है। कांग्रेस लगातार लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए रणनीतियां तैयार कर रही है, जिसको और मजबूत उनका संगठन कर रहा है। हर राज्य में जाकर राहुल गांधी खुद अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीतियां तैयार कर रहे हैं और इसी श्रेणी में आज वो भोपाल की यात्रा पर है। राहुल गांधी की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है। जी हाँ, लगातार चुस्त दुरुस्त आपको चौबंद नजर आएंगी व्यवस्थाएं, क्योंकि 1200 पुलिसकर्मी राहुल गांधी की सुरक्षा की कमान संभालने वाले हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ये भी देखा और समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता भी अपने चरम पर होने वाली है। इसलिए क्योंकि प्रशासन तैयार है, क्योंकि राहुल गांधी आजकल कहीं भी जाते हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है, हुजूम लग जाता है
और इसके साथ ही बता दें कि 1200 पुलिसकर्मी अब जब कमान संभालेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं और आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और समाज और अपनी जनता को दे सकते हैं, क्योंकि लगातार अब चुनाव भी होने वाले हैं। न सिर्फ बिहार में, बता दें आपको कि राहुल गांधी का बिहार दौरा भी हुआ था, जहां पर कांग्रेस खूब भड़की हुई नजर आई थी, खूब हमलावर थी, न सिर्फ भाजपा पर बल्कि नीतीश सरकार पर भी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के जाने पर क्या कुछ राहुल गांधी कहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी कितना हमलावर वो मोहन सरकार पर भी होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, ये बड़ी खबर है इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से लगातार राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं और रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से आज कांग्रेस नेता जो कैंपेन संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करने जो मंगलवार के दिन यानी आज जो राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि ये सीधे एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पे ही जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमाना सुबह से ही लगना शुरू हो गया था और काफी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। इसमें मुख्य रूप से बताना चाहूंगा कि इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, विधायक आरुष मसूद, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, विधायक विक्रांत भूरिया, वहीं कांग्रेस नेता दिलीप सिंह गुर्जर सहित बड़े बड़े कांग्रेस दिग्गज नेता पहुंचे थे। और जिसके बाद में पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए जो ऑब्जर्व भोपाल पहुंच गए थे, जिसके बाद में कांग्रेस के सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले जो राज्य हैं उसमें जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पहले भी अभियान चलाया था, जिसमें गुजरात था एकमात्र गुजरात था, जिसका दूसरा जो राज्य था मध्य प्रदेश। इसमें आज यहाँ की अभियान की शुरुआत होने जा रही है, इसके संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। जी, राहुल गांधी की लोकप्रियता भी कार्यकर्ताओं में कितनी, इसलिए क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, 1200 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा का कमान संभालेंगे, तो कार्यकर्ताओं में भी कितना जोश नजर आ रहा है राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर के। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो राहुल गांधी जो इस बार अभियान की शुरुआत करने आए हैं वो उच्च लेवल से नहीं, नीचे जो निचले स्तर से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। किसी न किसी तरह से जो संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जिससे संगठन सृजन की अभियान की बात करें तो कांग्रेस के सभी जो ऑब्जर्व और कोऑर्डिनेटर जो आवंटित जिले में जाकर ये पता लगाएंगे कांग्रेस की विधानसभा में कैसे मजबूत की जा सकती है, जिसमें पार्टी से जुड़े पुराने नेताओं की लिस्ट भी जारी की। ऐसे नेताओं को ऐसे नेताओं की लिस्ट भी जो बनाई जाएगी जो कांग्रेस में रहकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी काट दे सकती है कांग्रेस की ओर से। जी, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत आज राहुल गांधी करने वाले हैं भोपाल में। कितना कुछ ये भी मायने रखता है कांग्रेस संगठन के लिए भी कि उनका नेता निचले स्तर पर पहुंच के छोटे छोटे जो लेवल पर कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका काफी फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आज जो इतने बड़े जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी है जो यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो एक छोटे जो निचले कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक लेंगे और उनको मतलब कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास के बारे में समझाएंगे। और इस प्रकार से बात करें तो इसमें जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनमें कांग्रेस कार्यकर्ता उनमें काफी उत्साह है, ताकि देखा जाए तो इतने बड़े जो कांग्रेस नेता है और जो छोटे नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक लेंगे और कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जिसमें मैं बता दूं आज सुबह जो कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जब सुबह एयरपोर्ट से पहुंचे थे तो सीधे वो पीसीसी जाएंगे, जिसके बाद में 12 बजे से लेकर पीसीसी 3rd फ्लोर पर इनकी पॉलिटिक्स अफेयर कमेटी की बैठक होनी है। जिसके बाद में करीबन 1 बजे के समथिंग तक बताऊंगा विधायक सांसदों के साथ पीसीसी के 1st फ्लोर पर बैठक लेंगे और उसके बाद में दोपहर के 1:30 से 2 बजे तक ये एसआईसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों और पीसीसी की ओर से नियुक्त प्रभारियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। जिसके बाद में ये बैठक जो है पीसीसी सभागार में होगी। दोपहर के 2:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। जिसके बाद में 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ये एसीसीआई जो डेलीगेट्स है, पीसीसी डेलीगेट, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के कार्यक्रम रविंद्र भवन में किए जाएंगे। जिसके बाद में करीबन 5:30 बजे राहुल गांधी भोपाल से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए।
जिस तरीके से आपने जिक्र किया है बैठकों का, तो ये सिलसिला भी आज तय करेंगे राहुल गांधी। लेकिन इन बैठकों में जो रणनीति की बात की जाती है, कैसे कांग्रेस की जो संगठन है उसको और मजबूत करने की, क्या इन सब रणनीतियों पे और क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है? बताया ना, जिस प्रकार से कांग्रेस अभी पिछली बार राहुल गांधी जो कांग्रेस का जो खराब परफॉर्मेंस रहा था गुजरात में, तो वहाँ पे भी जो है इस तरह की यात्रा जो करती, यहाँ पे राहुल गांधी की यात्रा हुई थी। और उसके बाद में जब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस बार जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा था, और इसको लेके जो कांग्रेस के राहुल गांधी जो नेता हैं वो आज जो छोटे लेवल के जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं और ये जो छोटे जो कार्यकर्ताओं को में उत्साह भरने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो निराशा है नहीं है, और वो जो निराशा है वो जायज नहीं हो, और कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह के साथ में पार्टी से जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के खेमे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी का भोपाल दौरा है आज। राहुल गांधी की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। से बता दें आपको कि 1200 पुलिसकर्मी संभालेंगे राहुल गांधी की सुरक्षा का कमान। इसके साथ ही संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। भोपाल में कई बैठकों में हिस्सा भी लेंगे, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। ले चलते हैं आपको प्रयागराज की तरफ। ज्येष्ठ माह का चौथा मंगलवार आज। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से बता रहे हैं आपको। संगम किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में पहुंचकर प्रयागराज के संगम किनारे स्थित हनुमान मंदिर का ये दृश्य देखकर अपने आप में ही लोग अभिभूत हो रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के संगम किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ज्येष्ठ माह का चौथा मंगलवार आज है, जिसको लेकर के भारी भीड़ हनुमान मंदिर में नजर आ रही है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। मंदिर में पहुंचकर प्रयागराज के संगम किनारे स्थित हनुमान मंदिर में यह दृश्य नजर आ रहा है, जहां पर लोग भगवान के चरण में अपने आप को और शरण में पहुंचे। मुजफ्फरनगर का रुख करते हैं। एसएसपी संजय वर्मा का एक्शन, नकली किताब छापने वाले सिंडिकेट का बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं आपको। एसएसपी संजय वर्मा ने एक्शन लिया है। नकली किताब छापने वाले सिंडिकेट का बड़ा खुलासा। एनसीईआरटी की नकली किताबों का पुलिस ने किया भंडाफोड़। नकली किताब बनाने की फैक्ट्री को किया जब्त। पुलिस की रेड से मचा फैक्ट्री में हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं आपको। लगभग 3 करोड़ रुपए की नकली किताब बरामद हुई है। मौके से मशीन उपकरण बरामद किए गए, कटर मशीन, 2 लग्जरी गाड़ियां सहित अन्य मटेरियल बरामद हुए हैं। पुलिस रेड में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नकली किताबों की सप्लाई गाजियाबाद, दिल्ली, करनाल, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, पटना, बिहार और यूपी के कई जिलों में चल रही थी। इसके साथ ही एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नकली किताब बनाई जा रही है। एडीजी मेरठ के द्वारा पुलिस टीम को 1 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई है। मुजफ्फरनगर थाना खतौली पुलिस और एसओजी टीम ने एक खुलासा किया है। मुजफ्फरनगर एसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो फर्जी प्रिंटिंग हो रही है और फर्जी पुस्तकें जो है सप्लाई की जा रही है। इस पर हमारी खतौली प्लस एसओजी सर्विलांस की टीम एसपी सिटी और सीओ खतौली के नेतृत्व में इस पर रेड डलवाती है। तो इसमें तमाम किताबें बरामद की गई हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं। फिर इनसे जब पकड़े 8 लोग पकड़े गए हैं इसमें, और गाड़ियां 2 थार और अमेज पकड़ी गई हैं, और टाटा क्या कहते हैं डीसीएम कैंटर पकड़ा गया है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता था। मशीनें पकड़ी गई हैं 2, जो प्रिंटिंग प्रेस जो पानीपत में चल रहा था वो पकड़ी गई है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें गाड़ियों के अलावा 1,33,092 किताबें हैं एनसीईआरटी की। 1,33,092 आई रिपीट वंस अगेन, सच ए ह्यूज नंबर। 23 फर्मा डाई पकड़ी गई है, 10,000 कवर पकड़े गए हैं, 1 सफेद रोड पकड़ा गया है, 20 लीटर स्याही पकड़ी गई है, 9 सीसी रिमूवर पकड़ा गया है, 170 पेपर रोल, 2 प्रिंटिंग मशीन,
2 कटर मशीन, 2500 प्रिंटिंग प्लेट, एक 3 नाइफ कटर और 5 लाख परफेक्ट बाइंडिंग पकड़ी गई है। टोटल सभी का मिलाकर के लगभग जो दाम होता है 3 करोड़ के आसपास बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें बता दूं मैं आपको कि 8 लोग पकड़े गए हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: आदिल मेवाती, अनिल चौहान, राहुल राणा, राजू शर्मा, तारा चंद, सत्येंद्र सिंघल, जावेद पुत्र, अमित सैनी। ये 8 लोग पकड़े गए हैं और इस प्रकार से एक भारी बरामदगी की गई है। इनको जहां पर किताबें रखी हुई थी उन स्थानों पर सील कर दिया गया, मशीन को भी सील कर दिया गया है। तथा इस प्रकार से मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक में इनमें क्या फर्क होता है, तो ये 9 से लेकर 12, 9 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक की बुक्स हैं, 1,33,000। साथ ही साथ इसमें जो वाटर मार्क का फर्क होता है, स्याही का फर्क होता है, तथा इसमें जो पेपर यूज किया जाता है जो उसमें 80 GSM का होता है, जबकि इसमें बहुत ही निम्नतर क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से ये एक भारी बरामदगी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की गई है। देखिए, एसएसपी संजय वर्मा का एक्शन मुजफ्फरनगर में हुआ है। नकली किताब छापने वाले सिंडिकेट का बड़ा खुलासा। एनसीईआरटी की नकली किताबों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नकली किताब बनाने की फैक्ट्री को जब्त किया है पुलिस ने। पुलिस की रेड से फैक्ट्री में हड़कंप मचा है। लगभग 3 करोड़ की नकली किताब बरामद की गई है। मौके से मशीन, उपकरण बरामद, कटर मशीन, 2 लग्जरी गाड़ी सहित अन्य मटेरियल भी बरामद किए गए हैं। बता दें आपको कि 8 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया है। नकली किताब की सप्लाई गाजियाबाद, दिल्ली, करनाल, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, पटना, बिहार और यूपी के कई जिलों में चल रही थी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने किया चौंकाने वाला खुलासा। शिक्षा के क्षेत्र में नकली किताब बनाई जा रही थी। एडीजी मेरठ के द्वारा पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का नगद इनाम की घोषणा भी प्रशासन के द्वारा की गई है। मुजफ्फरनगर थाना खतौली पुलिस और एसओजी टीम ने यह खुलासा किया है। मुजफ्फरनगर एसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। पुलिस रेड में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय वर्मा का एक्शन नजर आ रहा है। जी हां, नकली किताब छापने वाले सिंडिकेट का एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं आपको। एनसीईआरटी की नकली किताबों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। नकली किताब बनाने की फैक्ट्री को जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 लाख से ज्यादा किताबों को इस रेड में जब्त किया गया है प्रशासन के द्वारा, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। मौके से मशीन, उपकरण बरामद किए गए हैं जिससे उन किताबों को बनाया जा रहा था। इसके साथ ही कटर मशीन, 2 लग्जरी गाड़ियां और अन्य मटेरियल भी बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर एसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश में कोरोना से 4 दिन में 31 मौतें। कोरोना अपने पांव पसार रहा है भारत में। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के एक्टिव केस 4000 पार। महाराष्ट्र, केरल में 50% केस। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू। केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में अब तक 494 मामले सामने आए हैं। अब तक देश भर में 2700 मरीज भी ठीक हो गए हैं। लेकिन कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है, ये केंद्र सरकार का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र और केरल में 50% केस सामने आए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना के अलग डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, बेड्स लगाए जा रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केस मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र से अब तक 494 मामले सामने आए हैं। लेकिन खबर जो डरा रही है वो ये है कि पिछले 4 दिनों में 31 मौत कोरोना के द्वारा हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केस 4000 के पार पहुंच गए हैं। जी हाँ, विश्व पटल में सिर्फ ना भारत में बल्कि थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, यूके तमाम जगहों पर कोरोना वापस से अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार अब तैयारियां शुरू कर चुका है। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर चुके गए हैं, बेड्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र और केरल की बात करें तो मिला जुला के 50% केस महाराष्ट्र और केरल में हैं। केरल की अगर बात की जाए तो 1416 एक्टिव केस मिल रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 494 मामले आए हैं सामने। अब तक देश भर में 2700 मरीज
ठीक हो चुके हैं कोरोना से, लेकिन 4 दिन में जो मौतें हुई हैं उसको लेकर के खौफजदा है लोग। कोरोना से निपटने के लिए हालांकि तैयारियां केंद्र सरकार ने पूरी कर ली हैं। दिल्ली में बेड्स लगाए जा रहे हैं, कोरोना के मद्देनजर क्वारंटीन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना से देश में अब तक पिछले 4 दिन के अगर डेटा की बात की जाए तो 4 दिन में 31 मौतें हो गई हैं, जिससे लोग अब खौफजदा हैं। क्योंकि 2019 में कोविड-19 जब आया डेल्टा वेरिएंट तो काफी ज्यादा मौतें हुई थी कोरोना को लेकर के, जिस पर अब हालांकि भारत सरकार तैयारियां पूरी कर चुका है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ही क्वारंटाइन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, बेड्स लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही डेटा की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और केरल में 50% केस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू की गई हैं। केरल में सबसे ज्यादा केसेस की अगर बात की जाए तो गिनती कहते हैं कि 1416 एक्टिव केसेस अब तक मिले हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 494 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं कोविड केसेस के। अब तक देश भर में 2700 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं, केंद्र सरकार लगी हुई है, लगातार राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है, स्वास्थ्य विभाग बातचीत कर रहा है और लगातार हॉस्पिटल्स में क्वारंटीन जो वार्ड्स हैं उसको बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, बेड्स लगाए जा रहे हैं, ताकि इन केस अगर कुछ भी जिस तरीके से मामले अचानक से अगर बूम कुछ होता है तो उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार तैयार रहे। इसी को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां पूरी की जा रही हैं, न सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा बल्कि राज्य सरकार के भी द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर, पॉजिटिव खबर यह है कि 2700 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में हालात खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केसेस दिखाई दिए हैं। और साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 494 मामले अब तक सामने आए हैं। देश भर में अगर बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा केसेज है, जिनके 50% केसेज महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर चुकी है केंद्र सरकार। देश में कोरोना के 4 दिन में 31 मौतों का मामला सामने आया है। कोरोना के एक्टिव केस अब 4000 के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि देश भर में अब 4000 से ज्यादा एक्टिव केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र और केरल में 50% केस है। हालांकि अगर आप सर्दी और जुकाम आपको हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्वारंटीन करें पहले अपने आप को, डरने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल खांसी जुकाम से अगर आप परेशान हैं तो अपने आप को क्वारंटीन करें, काम रहें, शांत रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद तुरंत सबसे पहला काम आप ये करिए कि तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए, ताकि आपको तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर दी गई है, डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में अब तक 494 मामले सामने आए हैं। अब तक देश भर में 2700 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है, जो अपने घर पहुंच चुके हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बस ख्याल रखिए कि किसी भी तरीके से वेरिएंट के नज़दीक आप ना पहुंचे। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर चुकी है केंद्र सरकार, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो मामले हैं सामने आए हैं उनको देखते हुए बस सुरक्षा और सफाई और अपने जो स्वास्थ्य है उसके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कीजिए, पौष्टिक खाइए, क्योंकि इम्यून अगर आपका बेहतर रहेगा तो कोविड की जो वेरिएंट्स हैं वो आप पर अगर असर करते भी हैं तो बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि हफ्ते भर से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा ठीक होने में, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है तो इम्यून सिस्टम बेहतर कीजिए, काम करिए इम्यून सिस्टम पर, पौष्टिक खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, प्रोटीन लीजिए, प्रोटीनिशियस चीज़ें खाइए, ताकि कोविड के किसी भी वेरिएंट का असर आपके शरीर पे ना पड़े। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना से 4 दिन में 31 मौतों का मामला सामने आया है, जो अब केंद्र सरकार की भी निगाहें अपनी तरफ कर रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरे कर चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केस 4000 पार हो गए हैं। हालांकि अगर बात करा जाए पूरे देश की तो महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज़्यादा 50% केसों का मामला सामने आया है जो रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1416 एक्टिव केस
और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अब तक 494 मामले सामने आए हैं। अब तक देश भर में 2700 मरीज ठीक हो चुके हैं जो अस्पताल तक पहुंचे थे। कम समय में क्वारंटीन होइए, प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, स्वस्थ चीज़ें खाइए, इम्यून सिस्टम बेहतर कीजिए। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि कोई भी दवाई इस पर असर नहीं कर सकती है, आपको बस प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, साफ सुथरा ऑक्सीजन लेना है, जिसके बाद आप हफ्ते भर में कोविड को मात देने में कामयाब हो सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां केंद्र सरकार ने अपने हिसाब से पूरी कर ली है। लगातार हर राज्य से केंद्र सरकार बात कर रहे हैं और अस्पतालों को बेहतर सुविधा देने की तैयारियां की जा रही हैं। वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, चाहे क्वारंटीन वार्ड्स हो, चाहे बेड्स की उपलब्धता हो, क्योंकि पिछले कोविड में जब हम देख रहे थे तो बेड्स की उपलब्धता नहीं थी। इसके मद्देनजर रखते हुए कोविड में एडवांस केंद्र सरकार सुविधाएं दे रही है। अस्पतालों में अलग अलग वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, क्वारंटीन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, डॉक्टरों की ड्यूटी बढ़ाई जा रही है और इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए कोविड को लेकर के तो उनके भी तैयारियां, अवेयरनेस प्रोग्राम भी भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सफाई रखिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही बेहतर हो सकता है, तभी आप कोरोना को मात दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देश भर में अगर बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज़्यादा 50% केस आए हैं, जिसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार और केरल सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। लगातार केसेस को देखा जा रहा है, डॉक्टर्स को लगातार एक्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई भी केस इस तरीके का आता है तो तुरंत क्वारंटीन कीजिए। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि अगर आप सर्दी और जुकाम आपको हो रहा है, अगर महक नहीं आ रही है, अगर किसी भी तरीके के कोविड सिम्टम्स आप में नजर आ रहे हैं तो अवेयर रहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुंचिए और RT-PCR जैसे टेस्ट कराइए, जिससे आपको पता चलेगा कि कोविड से आप पीड़ित हैं कि नहीं, और इम्यून सिस्टम बेहतर कीजिए, क्वारंटीन कीजिए और आप कोविड को मात दे सकते हैं। क्योंकि बता दें आपको कि देश भर में अब तक 2700 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, 494 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके साथ ही केरल की अगर बातचीत की जाए तो 1416 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोविड को लेकर के देश भर में तैयारियां हो रही हैं और भारत सरकार एक्टिव है, राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है और राज्य सरकार और भारत सरकार की ये जो बातचीत है वो अस्पतालों में भी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम अस्पतालों में देख रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, न सिर्फ क्वारंटीन वार्ड्स को लेकर के बल्कि बेड्स को लेकर के भी। कोविड के मद्देनजर जो सुविधाएं मरीजों को देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो सब कुछ भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर देने की कोशिश अस्पतालों में कर रहा है। डॉक्टर्स की ड्यूटियां बढ़ाई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इसी श्रेणी में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अस्पतालों में क्वारंटीन बेड्स लगाए जा चुके हैं, वार्ड्स तैयार किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि पिछले कई दिनों से विश्व पटल की अगर बातचीत की जाए तो थाईलैंड की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। तमाम विश्व स्तर पर कोविड अपने पांव पसार रहा है और इसी श्रेणी में भारत में भी अब कोविड अपने पांव पसारने की तैयारी में है, लेकिन तैयारी में भारत सरकार भी है। और अगर डेटा की आपको बात बताएं तो देश में कोरोना से 4 दिन में 31 मौतें सामने आई हैं। कोरोना के एक्टिव केस 4000 पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र केरल में 50% केस है और दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1416 एक्टिव केस नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि फाइनेंशियल सिटी है महाराष्ट्र, लगातार वहाँ से आवागमन लोगों का होता है, ज़्यादा स्तर पर महाराष्ट्र में लोग हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी केसेस ज़्यादा आए हैं। 494 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। हालांकि राहत की खबर यह है, राहत की बात यह है कि अब तक 2700 मरीज कोविड से ठीक होकर के अस्पताल से घर जा चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर चुकी है, ऐसा केंद्र सरकार ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चाहे वो क्वारंटीन वार्ड बनाना हो, चाहे बेड बनाना हो, हम तमाम चीज़ों से अपने आप को पुख्ता कर रहे हैं, ये मेक श्योर कर रहे हैं कि अस्पतालों में कोविड के मद्देनज़र सारी सुविधाएं मौजूद हो। इसी का पहला पहलू नज़र आया दिल्ली के अस्पतालों में, जहां हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में कोविड केसेस को लेकर के तैयारियां अब शुरू हो गई हैं।
अब तक देश भर में 2700 मरीज ठीक होकर के वापस अस्पताल से घर जा चुके हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां हम पूरी कर चुके हैं, डरने की जरूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम बेहतर कीजिए, अपने घर पर रहिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, साफ सफाई अपने आसपास बनाए रखिए, क्योंकि ये वेरिएंट पास आउट वेरिएंट है, यानी कि आप से दूसरे के पास ये पास होता है। तो कोशिश कीजिए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। किसी भी चीज़ को छूने या इस्तेमाल करने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मास्क लगाइए, अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि देश में कोरोना के 4 दिन में 31 मौतों के केसेस सामने आए हैं। तो अपने आप को बेहतर रखिए, सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए, इम्यून सिस्टम बेहतर कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर बातचीत की जाए प्रोटीन वाले खानों की, तो प्रोटीन का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर रखिए। जिम सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए, जिम अगर आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जिम में वेरिएंट्स फैलने की दिखाई देते हैं कि ये वेरिएंट्स जिम में सबसे ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वेटिंग और तमाम चीज़ों की जो जिम में है उनके द्वारा पास आउट होता है ये वेरिएंट। तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सैनिटाइज़र के साथ साथ मास्क का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर बातचीत डेटा की करें तो अब तक केरल में सबसे ज़्यादा 1416 केसेज आए हैं, और साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का डेटा ये कहता है कि 494 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि देश भर में अब तक 2700 मरीज घर भी ठीक होकर के अस्पताल से पहुंच चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। केंद्र सरकार एक्शन में है, एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार निगाहें राज्यों में बनी हुई हैं, राज्यों के अस्पतालों में बनी हुई हैं, और साथ ही राज्य सरकार से लगातार केंद्र सरकार बातचीत में भी है कि अगर किसी भी तरीके की बूम की, अगर कोविड ब्लास्ट की बात आती है तो हम कितना तैयार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, ये बड़ी खबर है कि 4 दिन में 31 मौतों के केस सामने आए हैं, और साथ ही 4000 पार भी हो चुका है देश में कोरोना के मामले। क्या लगता है कितनी सरकार तैयार है? जी बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के ठाणे महानगर पालिका में, और यहाँ पर जो है कोविड के अभी कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है। हालांकि देश में कोरोना वायरस का एक्टिव केसों की संख्या 4026 पहुंच गई है। इसमें से 50% मामले केरल और महाराष्ट्र के हैं। लेकिन महाराष्ट्र के ठाणा में हम मौजूद हैं, मुंब्रा में, और हमारे सामने ये सरकारी अस्पताल है जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोविड के कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं, ना ही सुरक्षा व्यवस्था के एहतमाम किए गए हैं। जी, केंद्र सरकार ने कहा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है कोविड से निपटने के लिए, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर आप हैं और आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, जबकि महाराष्ट्र का मुंब्रा एक बड़ा डेंसिटी वाला क्षेत्र है जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र के ठाणे जनपद अंतर्गत मुंब्रा बहुत ही सकित और बहुत ही ज्यादा जनसंख्या के लोगों वाली जगह है, लेकिन कोविड के मामले में मुंब्रा में अभी कोई तैयारियां नहीं देखी जा रही हैं। जी, महाराष्ट्र सरकार क्या एक्शन में है कोविड को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में भी है, या अभी की बात करें या 2019 की बात करें, महाराष्ट्र से ही सिलसिला केरल और महाराष्ट्र से ही शुरू होता है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में 1416 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 449 मामले सामने आए हैं, लेकिन देश भर में कुछ 2700 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा कोविड को लेकर अस्पताल के अंदर होनी चाहिए, वैसी सुरक्षा कुछ नहीं दिखाई दे रही है। क्या क्वारंटीन वार्ड्स नहीं बनाए गए हैं, अलग से बेड्स नहीं दिए गए अस्पतालों में? जी बिल्कुल नहीं जी, ऐसी ना क्वारंटीन हॉल बनाए गए हैं, ना ही अलग से बेड बनाए गए हैं। ऐसी सुविधा अभी महाराष्ट्र के ठाणे जनपद के मुंब्रा कौसा इलाके में ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स क्या ड्यूटी पे है, और क्या डॉक्टर्स ये बता रहे हैं मरीजों को कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए? जी ऐसी कोई हिदायत देते हुए डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी इस तरीके की अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं मरीजों को? जी बिल्कुल नहीं। जी,
अगर बात की जाए महाराष्ट्र के और क्षेत्रों की, अगर बात की जाए और शहरों की बात की जाए, मुंबई के अलावा, अगर जैसे आपने भी मुंब्रा का बताया, थाने का बता रहे हैं आप, तमाम अलग आसपास के इलाकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? जनता खुद सुरक्षा व्यवस्था लेके चल रही है, क्योंकि जनता तक ये बात पहुंच गई है, नागरिकों तक ये बात पहुंच गई है कि कोरोना के मामले केस ज्यादा आ रहे हैं, तो खुद अपना वो प्रोटेक्शन लेके चल रही है। लेकिन जो सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा देनी चाहिए, ऐसी कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है ठाणे जनपद के। जी, सीएमओ का क्या कहना है? क्या सीएमओ ने कुछ अपनी बात रखी है इस पूरे मामले पे? मैम, सीएमओ से भी कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर अधीक्षक महोदय हैं उनसे वार्ता हुई है। ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। क्या बोला उन्होंने? यहाँ पे अभी कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, ना ही मरीजों के साथ ऐसा कुछ मामला सामने आया है। अच्छा, अभी क्योंकि वहां पर केसेस सामने नहीं आए हैं, इस वजह से अभी अवेयरनेस या इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं उस अस्पताल में दी जा रही है, ऐसा कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि केसेस आए तब हम तैयारियां शुरू करेंगे? जी, अब ऐसा ही समझा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राशिद। और ये बड़ी खबर है, निराशा भी है कि महाराष्ट्र के मुंब्रा जैसे इलाके में जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत है लोगों की, क्योंकि आप वहां पर आसपास देखेंगे चौल इलाके बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से वहां पर कोविड ब्लास्ट अगर होता है तो मामला बहुत हाथ से निकल सकता है। लेकिन जैसा राशिद ने, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से बताया कि तैयारियां नदारद हैं, अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि अगर केसेस आएंगे, रिपोर्ट किए जाएंगे, तब हम तैयारियां शुरू करेंगे। तो क्या महाराष्ट्र सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह भी अब उठना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार कितनी तैयार है कोविड केसेस को लेकर के? रुक करते हैं स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की तरफ। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मुकाबला इस वक्त की बड़ी खबर, आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। बता दें आपको कि पंजाब ने बीते दिनों मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और अब आज का दिन फाइनल मुकाबला पंजाब और बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दोनों टीमों के पास दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जोड़ी है। दोनों टीमें इस बार की बेस्ट टीमों में से एक थी जो फाइनल में पहुंची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना बेहतर कौन खेल पाता है आईपीएल के इस फाइनल में। बता दें आपको कि 2025 है ये और 18वां सीजन है आईपीएल का और पहली बार होगा कि कोई नई टीम जो होगी वो आईपीएल का खिताब अपने नाम करेगी। इससे पहले पंजाब और बेंगलुरु दोनों ने कोई भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है। तो अपने आप में भी ये भी एक अनोखी बात है कि आईपीएल इस बार आईपीएल को एक नया विजेता मिलने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब और बेंगलुरु के बीच में फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। दोनों के पास अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी मौजूद है। बता दें आपको कि पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन पारी 80 से ज्यादा रन बनाए थे, जिसकी वजह से ही पंजाब फाइनल में जगह बना पाई थी। और वहीं अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में विराट कोहली का प्रदर्शन पहले गेम से लेकर के लास्ट सेमीफाइनल गेम तक लगातार बेहतर रहा है, लगातार रन बना रहे हैं वो। आप बता दें आपको कि विराट कोहली लगातार रन बना रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये बैटिंग और बॉलिंग का जो कंपटीशन है वो कितना चलता है, ये कितना बेहतर ये आईपीएल का मुकाबला होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों के पास गेंदबाजी और दोनों के पास ही अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। दोनों की टीम फॉर्म में है। ये दो वही टीम्स हैं जो पहले गेम से लेकर के आखिरी गेम तक बेहतर परफॉर्म करती नजर आई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलहा, आईपीएल में पंजाब और बेंगलुरु एक साथ नजर आएंगे कंपटीशन करते हुए, कम्पिटिट करते हुए, कितना कुछ खास देखते हैं? क्योंकि एक तरफ श्रेयस अय्यर हैं जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक तरफा उन्होंने बल्लेबाजी की और फाइनल में अपनी टीम को लेके गए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बेंगलुरु की तो विराट कोहली पहले मैच से लेकर के लगातार रन बना रहे हैं। किसका पलड़ा कितना भारी? देखिए, बिल्कुल यशस्वी बात करें तो आज आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला है जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और बात करें अगर दोनों टीम की, आरसीबी और पंजाब की, तो दोनों ही टीम की परफॉर्मेंस जो है इस सीजन में
मतलब ऐसी रही है कि दोनों ही टीमों ने एक तरफा कई मैचेस जीते हैं। और अगर देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पिच पर इस बार हाई स्कोरिंग मैच हर बार देखने को मिला है। और अगर बात करें तो देखिए दोनों ही टीम पहली बार इस खिताब को जीतेगी, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो आरसीबी हो, वो अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। तो आज आईपीएल 2025 को एक ऐसा चैंपियन मिलेगा जिसको इससे पहले कभी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं मिली है। ऐसे में अगर देखिए दोनों टीमों की बात करें और अगर पिच की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस बार बल्लेबाजों के लिए ये जो पिच है ये काफी बेहतरीन रही है। हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं यहाँ पर और लगभग अगर बात करें दोनों टीमों की आरसीबी और पंजाब की तो देखिए इस सीजन में दोनों टीमें आमने सामने कई बार आई है, जिसमें से 2 बार आरसीबी ने मैच जीता और एक ही बार पंजाब मैच जीत पाई है। तो देखिए पलड़ा भारी दोनों ही टीमों का है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो आरसीबी हो, क्योंकि दोनों उस फॉर्म में है कि मतलब हारे हुए मैचेस भी जीतते हुए नजर आई। हालांकि पंजाब के 1-2 मैच ऐसे जरूर देखने को मिले थे जहां पर सबसे लो स्कोर पंजाब ने बनाया आईपीएल का। तो ऐसे में पंजाब की बैटिंग उसके बाद से ही पंजाब की जो बैटिंग है वो काफी बेहतरीन हो गई है। और यहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है वो इस पूरे आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्म करता आया है। बॉलिंग की अगर बात करें कहीं ना कहीं आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी कमजोर जरूर है, पर जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी बेहतरीन है। तो इसी वजह से एक कड़ा मुकाबला और बेहतरीन मुकाबला जो है वो आज फाइनल का देखने को मिलेगा। जी यशस्वी तला, क्योंकि आपने कहा कि पहला चैंपियन होगा जो नया चैंपियन आईपीएल के खिताब को अपने नाम करेगा, लेकिन अब अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट की बात करते हैं, एक तरफ पंजाब है जो 5 बार जीती हुई मुंबई इंडियंस को मात दे करके फाइनल में पहुंचती है, दूसरी तरफ अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करते हैं तो लगातार जो उनका विजय रथ है, अगर एक मैच छोड़ दिया जाए तो लगातार उनका विजय रथ अपने चरम पर नजर आया, लगातार मैचेस जीते। तो कॉन्फिडेंस किसका बेहतर रहेगा, कितना कुछ आईपीएल के, क्योंकि फाइनल मुकाबला हमेशा ही प्रेशर का गेम होता है, तो क्या लगता है कौन सी टीम जो प्रेशर का गेम है वो जीत पाएगी? देखिए प्रेशर का गेम जरूर है क्योंकि फाइनल मुकाबला है। और ऐसे में इस वक्त पंजाब की अगर बात करते हैं तो देखिए पंजाब इस वक्त उस फॉर्म में है क्योंकि जो इससे पहले 2 मैचेस हुए हैं वो बहुत बेहतरीन तरह से पंजाब जीत के आई है। तो देखिए कॉन्फिडेंस जो है वो पंजाब की टीम का काफी हाई है। पर हम आरसीबी की अगर बात करते हैं तो क्या आरसीबी को जरूर कह सकते हैं एक मैच जीत के, इससे पहले क्वालिफायर का मैच जीत के वो फाइनल में आ गई, तो उसको गैप जरूर किस दिनों को मिला है। पर देखिए तैयारी आरसीबी की भी पूरी है। पर कॉन्फिडेंट की अगर बात करें तो कॉन्फिडेंट पंजाब टीम का पूरी तरह से हाई है। जितने भी प्लेयर हैं वो एक एग्रेसिव मूड में मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ठीक इसी तरह का मैच आज फाइनल में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल देखिए एक बेहद बेहतरीन और दिलचस्प मुकाबला जो है वो जरूर आज होने वाला है। और अगर बात करें चाहे वो आरसीबी इस फाइनल को जीते चाहे वो पंजाब इस फाइनल को जीते, तो देखिए एक आईपीएल को इस बार नया चैंपियन मिलने जा रहा है। एक सबसे अच्छी बात यही है क्योंकि तमाम ऐसी टीमें हैं जो कई बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है, पर ये दोनों टीम ऐसी है जो अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। तो ऐसे में आरसीबी और पंजाब का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मुकाबला जो है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। जी यशस्वी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तला, क्रंच मोमेंट जो जीतेगा वही खिताब जीतेगा। लेकिन अगर कप्तानी की बात भी की जाए तो क्या लगता है पंजाब या बेंगलुरु, किसकी कप्तानी अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतर नजर आई आपको? देखिए कप्तानी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए विराट कोहली एक्सपीरियंस से है और अगर पाटीदार की बात करें देखिए क्योंकि आरसीबी के कप्तान हैं उनको पीछे से विराट कोहली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है और एक्सपीरियंस नहीं है पाटीदार ज्यादा। पर हम श्रेयस अय्यर की भी अगर बात करते हैं तो इस आईपीएल के सीजन में श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी है वो काफी बेहतरीन देखने को मिली। जहां पर बॉलिंग चेंजेस की जरूरत होती है वहां पर उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की है, जहां पर इम्पैक्ट प्लेयर बुलाने की जरूरत होती है वहां पर उस समय उन्होंने ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर बुलाए जिन्होंने बेहतर परफॉर्म भी किया। तो इस बार की आईपीएल के सीजन की बात करें तो डिसीजन जो है वो श्रेयस अय्यर का
काफी बेहतरीन रहा है, पाटीदार से ज्यादा। पर पाटीदार के पीछे जो है देखिए विराट कोहली है, और विराट कोहली कहीं ना कहीं एक बैक हैंड से बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं पाटीदार को, और यही वजह है कि आरसीबी इस वक्त भी फाइनल में है। फिलहाल प्रेशर का गेम है और दोनों ही टीमें ये जरूर सोचेंगी कि इस बार ट्रॉफी जीते। और अगर बात करें दोनों टीम के कप्तानों की, तो देखिए उसमें श्रेयस अय्यर जरूर ये कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर ने इस वर्ष के सीजन में कप्तानी जो है वो काफी बेहतरीन करी है। जी यशस्वी तला, क्योंकि आपने विराट कोहली का जिक्र किया है, क्योंकि पीछे से कप्तानी वही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगातार विराट कोहली के करियर में ये देखा जा रहा है, चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जैसे जैसे खिताब जीतते जाते हैं उस पैदान पर पहुंचते जाते हैं, संन्यास की घोषणा करते जाते हैं। तो क्या इस बार अगर, क्योंकि सोशल मीडिया में भी ये सवाल तैर रहा है आज कि क्या अगर आज फाइनल जीतती है आरसीबी तो क्या विराट कोहली की तरफ से ऐसे कुछ फैसले आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पे यशस्वी जरूर है, पर जरूर क्रिकेट प्रेमी और जो विराट कोहली के फैंस हैं वो ये जरूर नहीं चाहते हैं कि आरसीबी ट्रॉफी जीते और उसके बाद विराट कोहली संन्यास ले ले। ऐसे में देखिए ये चर्चा जरूर है, पर ये जरूर कह सकते हैं कि ये विराट कोहली आने वाले अगले साल भी आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके तमाम ऐसे क्रिकेट फैंस हैं। क्योंकि देखिए ये अंदाजा सिर्फ इस बात से सोशल मीडिया पे चल रहा है क्योंकि जब वर्ल्ड कप जीते T20 तब उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, तो तमाम ऐसी चीजें देखने के बाद ये इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे चल रही। पर ये जरूर कह सकते हैं कि विराट कोहली के जो फैंस हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो अभी भी विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि विराट कोहली इस बार अगर आरसीबी चैंपियन बनता है तो विराट कोहली संन्यास ना ले, अगली बार भी कह सकते हैं आईपीएल के मैचेस हैं वो खेलते हुए नजर आए। फिलहाल इस तरह की चर्चा जरूर है। फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि मैच होने के बाद जरूर इन तमाम चीजों से पर्दा उठ जाएगा कि विराट कोहली आगे आने वाले समय में आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। पर उम्मीद जरूर जताई जा रही है, लोगों की उम्मीद ऐसी है कि शायद अगर आज आरसीबी जीतती है तो विराट कोहली संन्यास ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तला तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आज है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दो बेहतर इस टूर्नामेंट की साल की टीमें नजर आएंगी आपको, वो है पंजाब और दूसरी है बेंगलोर। एक तरफ आपको श्रेयस अय्यर नजर आएंगे तो दूसरी तरफ नजर आएंगे विराट कोहली। विराट कोहली का बल्ला पिछले कई समय से गरजता नजर आ रहा है, और खासतौर पर अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो पहले मैच से ही विराट कोहली का बल्ला गरज रहा है। और इस बार फाइनल के मुकाबले में विराट कोहली कितना परफॉर्म करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट 4 घंटे लेट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई। देश के उत्तरी हिस्सों में खराब मौसम का असर दिखा है फ्लाइट्स पर। पटना हैदराबाद की फ्लाइटें समय से लेट चल रही हैं। दिल्ली लखनऊ की फ्लाइट संख्या 6E2151 लेट है। इसके साथ ही 11:03 उड़ान आधी रात 12:10 पर पहुंची। फ्लाइट के इतने लेट होने से यात्री नाराज भी नजर आए। हालांकि मौसम की खराब कारण का हवाला फ्लाइट के द्वारा दिया गया है। अमरोहा में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के 21 वर्षीय पुत्र ने आत्महत्या कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर, अमरोहा में बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के 21 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली है। युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर खुद को मौत के घाट उतार लिया। घटना के समय वो घर पर अकेला था। परिवार के अन्य सदस्य मेरठ गए हुए थे। युवक सीए फाइनल ईयर का छात्र था और दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, सीए फाइनल ईयर का छात्र ने खुदकुशी कर ली है। दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बता दें आपको कि युवक अमरोहा में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का बेटा है जिसने आत्महत्या कर ली। मात्र 21 साल में उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर खुद को मार डाला। बता दें आपको कि घटना के समय वो घर पर अकेला था। परिवार के अन्य लोग मेरठ गए हुए थे। इसके साथ ही बता दें कि युवक सीए फाइनल ईयर का छात्र था और दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, अमरोहा से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बीएसपी जिला अध्यक्ष के 21 साल के बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बता दें आपको कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर में गोली मारी है युवक ने खुद को। घटना के समय वो घर पर अकेला था। परिवार के अन्य लोग मेरठ गए हुए थे, जिसका फायदा उठाते हुए उसने आत्महत्या कर ली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन राज हमारे साथ मौजूद है। अमन,
ये बड़ी खबर, बीएसपी जिला अध्यक्ष के बेटे ने आत्महत्या कर ली है। क्या कुछ मामले में जानकारी सामने आ पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा के जो आवास विकास कॉलोनी है उसका है, जहां पर बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के जो बेटे थे, उन्होंने अपने ही पिताजी की जो रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उससे आत्महत्या कर ली। परिजन सब घर से बाहर गए हुए थे। जब परिजनों ने घर से बाहर आकर देखा तो बेटे का जो शव था खून में लथपथ मिला हुआ था। जी अमन, क्या कुछ परिवार की भी बाइट सामने आई है, स्टेटमेंट, और अधिकारियों का क्या कहना है? अभी तक परिजनों की कोई बात सामने नहीं आ पाई है और अधिकारियों का कहना है कि इसमें जो मामले की जांच की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर, परिवार के अन्य सदस्य मेरठ गए हुए थे। इसी बीच अमरोहा में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के 21 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली। लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर खुद को मार डाला। हालांकि परिवार की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों का बयान सामने आया है। घटना की जांच की जा रही है, अधिकारियों ने कहा है। तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।